हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित यादव आप सभी का मैथ्स विद अर्पित यादव पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास नंबर सेकंड पे पहुंच चुके हैं। जो नंबर सिस्टम की ये क्लासेस आपकी चल रही हैं, जिसमें आपका मैथ कंप्लीट हुआ जो स्टार्ट हुआ है, स्पेशली यूपी पुलिस को लेके है। चाहे वो आपका एग्ज़ाम एसआई का हो, कांस्टेबल का हो या एएसआई का हो, या रेडियो ऑपरेटर का, कोई भी एग्ज़ाम अगर यूपी पुलिस से रिलेटेड है तो आपके लिए बेस्ट बैच है। और जिसमें आज हम अपनी नंबर सिस्टम की सेकेंड क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं, सम संख्याएं इवन नंबर्स क्या होते हैं, या विषम संख्याएं ऑड नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, या कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। तो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। और ये स्पेशली बैच उन लोगों के लिए है जिनका मैथ काफ़ी वीक है, जिन्हें बहुत दिक्कतें आ रही थी, मैथ में बहुत सामना करना पड़ रहा था, और जो सब्जेक्ट उनके अच्छे हैं बट मैथ की वजह से सिलेक्शन उनका रुक जा रहा था। तो ये बैच आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी आपको, और बहुत जीरो से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई किताबी भाषा पढ़ा के निकल गया। ये सारी चीज़ें मैथ एक प्रैक्टिकल की तरह है, और सारी चीज़ें आप समझेंगे, ताकि आपको एग्जाम में जब देखने को मिले, क्वेश्चन मिले, तो आप इजीली कर पाएँ। और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्लासेस ये मेंटेन करेंगी। मैं बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ाने वाला भी नहीं हूँ कि आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ, लेकिन हाँ, आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्लासेस चलेंगी, और आपके सारे क्वेश्चन होंगे। आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो ऐसा नहीं कि आपके कोई क्वेश्चन हाँ इस क्लास से बाहर आ जाए। इस क्लास से सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखे जाएंगे, और आप करके भी आएंगे। साथ साथ ये भी है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लासेस तो चलाएंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन की। जैसे नंबर सिस्टम जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आपका एक प्रैक्टिस बैच आएगा, और साथ ही साथ वो तो वहाँ पे हम जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे प्रैक्टिस। तो बिल्कुल जब तैयारी हम इस लेवल की करके चलेंगे तो हमें एग्ज़ाम में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलते हैं इसी के साथ। और माफ़ कीजिएगा, आज आपकी क्लास सेकंड क्लास जो है एक फर्स्ट क्लास से काफ़ी लेट होगी, 2-3 दिन का गैप हो गया। तो इसलिए हो गया क्योंकि वो हमारे जो पापा के ताऊ जी थे, तो वो 3 तारीख को, मतलब हमारे दादाजी, तो वो 3 तारीख को ख़त्म हो गए थे। तो उस वजह से अचानक मुझे गाँव जाना पड़ा। तो अभी एक क्लासेस आपकी फिर से स्टार्ट हुई हैं, और अब कंटिन्यू चलेंगी। किसी भी दिन का आपका गैप नहीं होगा, पर डे क्लास आएगी, और टाइम से ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास आज की हम अपनी। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले क्या, नंबर लाइन। नंबर लाइन, तो जो नंबर लाइन है वो आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। इसमें हम देखते हैं -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0, +1, 2, 3, 4। तो ये माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक जाती है क्लास। ठीक है भाई, हमसे अगर पूछ लिया जाए कि 2 और 3 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो हम बोलेंगे 2 और 3 के बीच जो संख्याएं होंगी वो अनंत संख्याएं होंगी। क्योंकि 2 के बाद क्या आएगा, 2 के बाद 0.0000 1 भी आ सकता है, 2.00002 भी आ सकता है, और पॉइंट है ही नहीं, क्या पता यहाँ से 0.00000 लगाते हुए 1 यहाँ आ जाए। तो बहुत सी संख्याएं होंगी, 2 और 3 के बीच बहुत सी संख्याएं होंगी, समझ रहे। तो इसलिए जब भी पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे 2 और 3 के बीच अनंत संख्याएं आएंगी। अगर आप 10 साल भी लिखते रहे ना, 2.00000, उसके बाद कोई बंदा आया उसने 11वें साल और जीरो बढ़ा के लिख दिया, तो उसकी भी संख्या सही हो जाएगी। तो इसलिए हमें पता ही नहीं कितनी संख्या होगी। लेकिन हाँ, जैसे कभी आपसे पूछ लिया जाए कि 2 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो आप डायरेक्टली ये मत बोल देना कि 3 संख्या आएगी। 2 के बाद आप बोलेंगे 2 के बाद प्लस की कोई संख्या आएगी। बट हाँ, आपसे ये पूछा जाए कि 2 के बाद पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, तो हाँ, तो हम बता देंगे 2 के बाद 3 संख्या होगी। बट अगर 2 के बाद तो बहुत सी संख्याएँ होंगी, प्लस में अगर कुछ भी ऐड कर देंगे, पॉइंट 000, 1000 बार भी 1 ऐड करेंगे तो वो भी एक संख्या बन जाएगी, और भी प्लस बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आप ये नंबर लाइन समझ चुके होंगे। इसी के साथ हम सीखते हैं, बढ़ते आगे। क्लासिफिकेशन नंबर में हम सबसे पहले सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिसमें हमने लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र
संख्या। इसको मैंने दो पार्ट में बांटा। एक है आपका क्या, रियल नंबर, और साथ ही साथ आप नोट करते हुए चलें, रियल नंबर जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। वहीं दूसरी तरफ क्या है, इमेजरी नंबर, जिसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। थोड़ा लिखने में दिक्कत आएगी तो आप उसको एडजस्ट कर लें प्लीज़। साथ साथ मैं बोलता भी जा रहा हूँ, तो आपको नोट करना है तो बोलने वाले भी ज़्यादा ध्यान दें। तो ये क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। अब देखिए रियल नंबर, इमेजरी नंबर तो क्या है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है। कुछ भी हो सकता है, जो काल्पनिक हमने दिमाग में सोच रखे हैं कुछ भी है, तो वो सिलेबस में नहीं है। हमारे पास फोकस है वो क्या है, रियल नंबर का। वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं, तो वास्तविक संख्याएं वो सारी संख्याएं जो नंबर लाइन में आपने डिनोट की हैं, वो सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट में, इससे मैंने टू पार्ट में डिवाइड किया। वो क्या है, तो इसको मैं टू पार्ट में डिवाइड किया, क्या है वो हमने यहाँ से लिखे। तो रियल नंबर को हमने टू पार्ट में डिवाइड किया, तो एक तो हुआ क्या आपका डेसिमल, डेसिमल नंबर जिसे बोलते हैं क्या है, दशमलव संख्याएं। दूसरी क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक। ओके, आराम से बारीकी से समझते हुए चलेंगे। यहाँ से मैंने डेसिमल को उठाया, पहले हम डेसिमल संख्या समझे, दशमलव संख्या समझते हैं। तो हमने क्या किया, दशमलव संख्या को हमने दो पार्ट में बांटा। वो क्या है, पहली को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसे हम बोलते हैं क्या, शांत दशमलव। शांत दशमलव, ओके। और दूसरा आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग जिसे बोलते हैं क्या, अशांत दशमलव। ओके, अब देखिए जहाँ हम देखेंगे टर्मिनेटिव को, तो शांत दशमलव कौन से होते हैं, शांत दशमलव बहुत सारी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम पी वाई को फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसे हम भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, जैसे हो गया 0.5, अगर 0.5 को फ्रैक्शन में बदलें, पी वाई क्यू होता है, पी वाई क्यू मतलब होता है कि भिन्न के फॉर्म में जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो संख्याएं शांत दशमलव में। कैसे, जैसे अगर मैं 0.5 हुआ तो इसको अगर मैं भिन्न में लिखना चाहें तो लिख सकता हूँ ना, पॉइंट हटाया तो क्या आ गया, 5/10, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही दूसरी संख्या कौन सी हो गई, अगर मान लो हो गई 0.508, तो इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से दशमलव हटाया तो हमारे पास क्या आ गया, नीचे 3 जीरो आ गई। तो आपका आंसर कितना आ गया, 508, क्योंकि दशमलव 3 अंक तक लगा तो 3 जीरो आ गए। ओके,
तो ये फ्रैक्शन बन गई आपकी, ये फ्रैक्शन बन गई। ये आपका क्या है, ये आपकी है क्या 0.68 है। तो यहाँ से दशमलव हटाया क्या आ गया, 2 जीरो आ गए। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं, ये शांत दशमलव है। देखो इस शांत दशमलव इसे क्यों कहते हैं वो चीज़ समझिए। वो इसलिए है कि ये एक टाइम जैसे मान लो 0.5 है तो क्या है, ये शांत हो गई। अब यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, इसे मान लो जीरो, अब आप कहेंगे जीरो जीरो रिपीट हो रहा है। जीरो जीरो को रिपीट होने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि पता क्या है, क्योंकि मान लो 2 टाइम बाद जीरो आपने लिख भी दिया तो क्या है, दशमलव हटाएंगे यहाँ से तो क्या आएगा, 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 जीरो। तो बाद के 2 जीरो तो कट ही जाएंगे, तो अंत में जो बचेगा क्या आएगा, 5/10 ही तो आएगा। तो वो बाद में दशमलव आप हटा, जीरो जोड़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी संख्याएं हैं, ये शांत हो चुकी हैं, इसमें आगे रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ से हमारी फ्रैक्शन बन रही है इजली। अब देखिए इतना हो गया। तो अब यहाँ से आसान दशमलव में देखते हैं हम क्या है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग आसान दशमलव है। आराम से समझते हुए चलेंगे, एक ही बार में चीज़ें क्लियर करते हैं। आसान दशमलव भी को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं। एक क्या है, अशांत हैं, लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। ये कैसी, ये सारी संख्या कैसी हुई, पुनरावृत्ति का मतलब क्या है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, आसान दशमलव हैं लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग हेडिंग है, उसके बाद बट रिकरिंग। अब देखिए जैसे क्या है 0.7 ये अशांत है, लेकिन क्या है, पुनरावृत्ति हो रही। पुनरावृत्ति मतलब है वही संख्या रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, जैसे आपका आ गया क्या, जैसे आपका देखने को मिला 0.232323 आगे चला गया ऐसे। ओके, उसको ऊपर बढ़ाता हूँ, साथ साथ नोट करते हुए चलें आप। अगर कहीं पे आपको दिक्कत लग रही तो आप वीडियो को रोक लें। अब देखिए यह यहाँ पे आ गई क्या, 0.1233333। तो आपने देखा 0.12 के बाद फिर 3 रिपीट हो गया। तो ये आसान दशमलव है, ये शांत नहीं हो रहा लेकिन पुनरावृत्ति में रिपीट हो रहा है। ये एक तरह चला गया, जहाँ क्या है अभी हम सीख रहे थे क्या, जहाँ हमारा था अभी तक कि ये जो थी संख्या ये हमारी क्या है, ये रिपीट नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 पे आ गया या 0.5 पे आगे ख़त्म हो गया, 0.508 पे ख़त्म हो गई संख्या। तो यहाँ हम PY फॉर्म में इसे हमने चेंज कर लिया। लेकिन ये अशांत हैं, लेकिन ये क्या है, पुनरावृत्ति हो रही है। भाई दूसरी तरफ क्या आती है, हमारी आती है, अच्छा आप सोचेंगे इनको PY फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, इसे लिखने का तरीका है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7 पे बार, इसे बार बोलते हैं चिन्ह लगा हुआ। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर जब भी आपको दिख जाए, जैसे मान लो 0.23 पे बार दिख गया, इसका मतलब है क्या, 0.23, इसका मतलब ये है कि 0.23 जो 323 है ये रिपीट हो रहे हैं, 232323 ऐसे अनंत तक लिखते चले जाएंगे। ओके, तो ये सेम बात है। अच्छा और इसे कैसे सॉल्व करते हैं, 0.7 बार तो कर लिया आपने, उस पर बाद क्या है कि इसको मैं और लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 7, और एक संख्या बार लगा हुआ है तो इसके लिए हम इसे 7/9 लिख सकते हैं, ये फ्रैक्शन में मिला सकते हैं। इसका मतलब इसे भी हम PY फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के फॉर्म में इसे हम लिख सकते हैं। तो ये भी जो संख्या आपकी हैं, ये संख्या भी आपकी क्या हो गई, ये भी आपकी परमित संख्या हो गई। जहाँ आप देखेंगे PY में फॉर्म में हम जो भी संख्या लिख सकते हैं, भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या हैं, वो सारी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर जिन्हें हम परमित संख्या बोलते हैं। तो आप समझ चुके होंगे परमित संख्या कौन सी होती हैं, जिन्हें हम PY फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारी संख्या परमित संख्या होती हैं। इसका मतलब हम जिनके हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है,
ठीक है, अब देखिए ये कहाँ पहुँच गए। तो हमने देखा क्या, तो ये भी संख्या परमेय संख्या है क्योंकि इन्हें भी हम पी वाई को हम लिख सकते हैं। तो ये भी सारी संख्या क्या हो गई, ये आपकी परमेय संख्या है। सारी रेशनल नंबर हैं तो ये आपके हैं क्या, परमेय संख्या। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसको हमने ऐसे ही, इसको अगर मैं पी वाई को फॉर्म में कैसे बदलेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे क्या आप देखें 2 3 रिपीट हो रहा है, जहाँ 7 7 यहाँ पे रिपीट हो रहा था तो हमने 7 पे बार लगा दिया, लेकिन यहाँ पे 2 3 रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है 0.23 पे बार। ओके, अब अगर 0.23 पे बार है तो अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा, तो हमने देखा क्या, इसे हम 2 3 और जितनी संख्या पे बार लगा उतने 9 आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे 7 पे बार लगा था तो एक 9 आ गया, यहाँ पे 2 3 दो संख्या पे बार लगा तो कितने आएंगे, 2 9 आ जाएंगे। तो इसको हमने लिख दिया क्या, 2399। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। और आप सोचेंगे क्या ऐसे इस टाइप के भी क्वेश्चन आते पेपर में, तो हाँ ये पेपर में क्वेश्चन आया था और ये आपका किस में आया था, 13 दिसंबर 2017 शिफ्ट नंबर 3 में यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये। यूपीएसआई का पेपर 2017 में जो हुआ था, 13 दिसंबर को शिफ्ट नंबर 3 में जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था, आपको ये दे दिया गया था, उससे सेक्शन में पूछा गया था कि क्या ऑप्शन है। तो सारे ऑप्शन ऐसे ही थे, 2399 कुछ 2699 ऐसे करके थे। तो आपका ये आंसर हो गया। तो बारीकी से हम समझते हुए चलेंगे। आपकी क्लासेस बहुत ध्यान में रखे बनाई, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ भी मैंने उठा के पढ़ा दिया आगे। मुझे बहुत देखना पड़ता है, मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन पिछले 10 साल के देख रहा हूँ, चाहे वो ASI हुआ, SI हुआ, यूपी पुलिस कांस्टेबल हुआ, चाहे रेडियो ऑपरेटर के क्वेश्चन हुए, मैं देखता हुआ चल रहा हूँ कि क्या सिलेबस में पूछ रहा है। तो आपसे छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं छूटेगी और कितना भी कठिन से कठिन होगा वो भी नहीं छूटेगा, वो भी मैं पढ़ा के जाऊँगा आपको। ठीक है, ऐसे इसको भी हम अगर PY को फॉर्म में बदलेंगे तो क्या होगा, तो देखेंगे। तो इसके बदलने के लिए क्या किया हमने, तो हमें ये क्या दिखा गया, हम यहाँ से देखेंगे तो देखेंगे 3 है वो रिपीट हो रहा है। तो 0.12 के बाद क्या है, 3 रिपीट हो रहा है, तो इस पर मैंने बार लगा दिया क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। अब इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, कि इस पर हम ध्यान देखेंगे कि जैसे यहाँ पे क्या था, अभी तक यहाँ पे जो हम देख रहे थे उसमें क्या 7 पे बार था तो हमने 7/9 कर लिए, यहाँ पे 2 संख्या बार था तुमने उतने कर लिया, लेकिन यहाँ पे क्या एक संख्या बार है और 2 संख्या छोटी हुई हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, तो इस कंडीशन हम करेंगे कि 0.123 और बाहर जितनी संख्या पे उतने तो 9 आएंगे। जैसे एक संख्या बाहर है तो कितना आएगा 9, और 2 पे नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। जैसे 1 और 2 पे बार नहीं है तो वो 0 आ गई। और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का जितनी संख्या पे बार नहीं है वो संख्या माइनस हो जाएगी। तो ये कितनी होगी, 12 माइनस। तो आपका कितना आ गया, 123 में से 12 गई तो कितना हो गया, 111/900। ओके, एक तो PY को फॉर्म में बदल गई है। दूसरा ऐसे अगर मैं और सॉल्व करूँ तो क्या आ गया, 3 से अगर मैंने काटा तो 3 11 हो गया, 3 3 9 बचा 2 21 हो गया, 3 तो 21, ये कटा कितना 3 3 9, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब ये है उसे कम से कम छोटे में छोटा होना है। अब देखिए ये हो गया 37/300। तो आप जानेंगे ये क्वेश्चन भी आपका ASI में पूछा गया था 2018 में जो पेपर हुआ था आपका। तो 22 दिसंबर को जो पेपर था उसका शिफ्ट नंबर 1 में ये क्वेश्चन आपके देखा गया। ठीक है, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल भी कुछ इधर उधर का नहीं। तो यहाँ से मैं जो चीज़ सीखने को मिली वो क्या है, तो हमें पता लगा क्या, अभी तक हमने क्या सीखा। देखिए अभी तक हम आए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर पे, शायद दिख रहा हो आपको, छोटा छोटा दिख रहा हो आप, चलो समझते हुए चले इधर। तो आया हमने क्या सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं, जिसमें हमने देखी क्या, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया, क्या रियल नंबर इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। रियल नंबर काल्पनिक संख्याएं जो हैं कल्पना में जो कोई संख्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो हमें पढ़नी नहीं है। ओके, रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो वो क्या है, वो दशमलव संख्या और इंटीजर। तो हमने दशमलव संख्याएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें सबसे पहले पढ़ा शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव हमें समझ आ गया क्या, जो संख्याएं शांत हो जाती है जिसमें ना तो रिपीट हो रहा है और ना चेंज हो रहा कुछ। तो ये सारी संख्या क्या है, परमेय संख्या है। भाई हमने अशांत दशमलव पढ़े, तो अशांत दशमलव जो हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, तो इसमें क्या है,
इसमें पहला पार्ट हमने पढ़ा क्या, आसान दशमलव का। आसान दशमलव है लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, रिपीट हो रहे हैं। तो हमने देखे ये टर्म जो रिपीट हो रहे हैं वो हमने पढ़े। उसके बाद आता है क्या, हमारा आता है उसके बाद जो हमारा आया इसका सेकंड पार्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे कि हम जिसे हम पढ़ते हैं आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति नहीं। जैसे क्या हुआ, कोई दशमलव आपका है 1 2 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 7 5 6 3 2, ऐसी संख्या चलती जा रही है, मतलब ना तो रिपीट हो रहा है नहीं रुक रहा है कहीं संख्या। तो ये सारी संख्याएं जो होती हैं, यही संख्या जो है आपकी, यही सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये अपरिमेय संख्या होती हैं। तो आप यहाँ से समझ चुके होंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होती हैं। इसे ही हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ओके, आपकी कोई डाउट नहीं रहेगा जब जैसी क्लास खत्म होगी आपकी, आप सारी चीज़ सीख चुके होंगे। इरेशनल नंबर, ओके। तो हमें समझ आ गया आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति नहीं, पुनरावृत्ति हो ही नहीं रही है क्योंकि हाँ ना तो रुक रहा है ये। जहाँ हम पहले सीखा हमने आसान दशमलव, तो उसमें क्या है, वहाँ पे क्या है, संख्या रुक रही थी क्योंकि 0.5 के बाद कुछ भी नहीं बचा, 0.508 हो गया, या आपका यहाँ पे आ गया 0.68, ठीक है, या 0.108। तो ये सारी संख्या क्या है, ये रुक जा रही है एक जगह, तो ये आसान दशमलव है, इन्हें पी वाई क्यू में लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्या परमेय संख्या हो गई। वैसे ही यहाँ पे क्या है, ये आसान दशमलव में है लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी पी वाई क्यू फॉर्म में आ जा रही हैं। तो ये भी सारी संख्या जो है आपकी क्या है, परमेय संख्याएँ हैं, ठीक है, क्योंकि पुनरावृत्ति हो रही है इसकी, तो इसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके भाई, क्या है, ये आसान दशमलव आया, आसान दशमलव में क्या है, इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं है, तो इसे हम पी वाई क्यू फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं। हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, क्योंकि दशमलव का कोई अंत ही नहीं, अंत तक कहाँ चले जाए। तो ये सारी संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। अब और अपरिमेय संख्या में कौन कौन आता है, आता क्या है, पाई भी आ जाता है आपका, √2, क्योंकि √2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे ना तो वो भी आपकी क्या आएगी, √2 की वैल्यू कितनी होती है, जैसे आएगी 1.412, फिर ये आगे चलता चला जाता है, रुकते नहीं है कहीं इसकी। हम मान लेते हैं कि 1.412 होगी, मतलब अप्रोक्स जो होती है वैल्यू। वहीं देखिए क्या आती है, जितनी भी रूट में संख्याएं, जितनी भी, जैसे हो गया √3 हो गया, ठीक है, तो ये आपकी सारी हैं अपरिमेय संख्याएं आ गई। यहीं वहीं देखिए पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, जो हम मान के चलते हैं, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, तो इसको हम परमेय संख्या में बोलते हैं। जैसे आपने कहीं सुना होगा बढ़िया से, अभी तक अगर पढ़े होंगे तब, कि पाई तो अपरिमेय संख्या है लेकिन जो 22/7 है पाई की वैल्यू, वो अपरिमेय संख्या है, सॉरी वो परमेय संख्या है। तो वो कैसे, वो परमेय संख्या इसीलिए है क्योंकि 22/7 है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं उसे, क्योंकि 22/7 है ये परमेय संख्या है। क्यों, हालांकि जो पाई का मान है ना वो 3.14 समथिंग आगे बढ़ता चला जाता है, वो रुकता नहीं है, बट लेकिन 22/7 ऐसा है क्योंकि 7 अगर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 22/7 को, तो 7-8 डिजिट के बाद ये रिपीट होने लगता है। तो इसलिए ये जो 22/7 है ये परमेय संख्या हो जाती है, किसको हमने, क्योंकि हमने अप्रोक्स वैल्यू मानी है, तो ये हमारी क्या है, परमेय संख्या है। तो आप समझ चुके होंगे, परमेय संख्या और परमेय संख्या भी समझ गई होंगी। तो ये हमने जो दशमलव वाला था पोर्शन वो हम समझ गए, जहाँ से हमने आसान दशमलव सीखा, उसके बाद आसान दशमलव सीखे। आसान दशमलव में दो चीज़ें आई, क्या आई, आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति हो रही है, दूसरा इसका पार्ट था आसान दशमलव लेकिन पुनरावृत्ति नहीं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दशमलव जो रियल नंबर थे उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक क्या था, दशमलव संख्या, दूसरी थी इंटीजर, पूर्णांक। तो हमने दशमलव संख्या सीख चुके हैं, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है, पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं सीखेंगे, आगे बढ़े हम। तो आप, अच्छा, पूर्णांक से सीखने से पहले एक चीज़ आप सीखें, जैसे हमसे अगर पूछ लिया जाए, हमसे क्वेश्चन किया जाए कि ए और
बी के बीच परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सीख चुके हैं आप। परमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, वहीं अपरिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं। इंग्लिश वाले को भी लिखते हैं साथ साथ। ए और बी के बीच परमेय संख्या, तो उसका फॉर्मूला आपका क्या है, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। जहाँ के बराबर 1 2 3 रखने पर डॉट डॉट डॉट, देखिए जैसे क्या है कि के बराबर अगर हमने 1 रखा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए अगर के हम यहाँ पर 1 रख देंगे, क्या है ए प्लस बी, और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। वहीं के बराबर अगर हमने 2 रखा तो क्या हो जाएगा, अगर 2 रख दिया तो कितना हो गया 2a प्लस 1 सॉरी बी, 2 प्लस कितना हो गया 3। तो आप अगर आपसे पूछा जाए ए और बी के बीच कोई संख्या, हम जैसे मैंने पूछ लिया उसने 7 और 8 के बीच कितनी परमेय संख्या होंगी, तो ऑप्शन में जो आपको दी जाए वो, तो वो आप वहाँ पे आप के का मान रखें और ये संख्या आप लिख सकते हैं। ओके, तो आपको अगर जैसे के बराबर 1 लिखने पर ऑप्शन मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो के बराबर 2 रखने पर आप ऑप्शन मैच कर लें। भाई अगर हमसे पूछा जाए ए और बी के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएँ होंगी, क्या पूछा जाए हमसे, ए और बी के बीच में अपरिमेय संख्या, तो उसका आपका है या तो आपका रूट ए बी होगा या आपका क्या होगा क्यू रूट ए बी। जैसे आपसे पूछ लिया 2 और 3 के बीच इरेशनल नंबर बताइए या अपरिमेय संख्या बताइए, तो क्या हम निकालेंगे इरेशनल नंबर, तो हम क्या रख देंगे, जैसे हमने रखा क्या, तो हमारा क्या है रूट ए बी, तो रूट ए की कितनी है 2 और बी कितना है 3, इससे हम ए बी माना तो 2 गुणा 3, तो आपका आंसर कितना आएगा रूट 6। अगर आपके ऑप्शन में ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी के साथ। तो नेक्स्ट हम सीख रहे हैं यहाँ से क्या, आप हेडिंग लगाइए क्या है वो, पूर्णांक। 10वां हम सीख चुके हैं, तो हमने सीखा है पूर्णांक, जिसे बोलते क्या इंटीजर्स। ओके, तो इंटीजर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया पूर्णांक को। वो क्या है, पहला क्या हुआ आपका धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम बोलते क्या पॉजिटिव इंटीजर। भैया आपका क्या है, इधर है आपका क्या नकारात्मक पूर्णांक। ओके, तो देखेंगे आप, तो धनात्मक पूर्णांक में क्या आता है, तो आपके धनात्मक पूर्णांक में आ गए 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। और ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं, यही आपके जो होते हैं वो क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जिन्हें हम क्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जो हमें प्रकृति से मिली हुई हैं, प्राकृतिक संख्या। तो आप यहाँ समझ चुके हैं नेचुरल नंबर क्या है। यहाँ से हम नई चीज़ जो सीखने वाली वो क्या है, हमें पता लग गया नेचुरल नंबर क्या है। तो नेचुरल नंबर जो हमारे में है वो क्या है, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो क्या है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। वहीं
एक से ये हो गया। और नकारात्मक जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम देखेंगे क्या, तो वो हमारे होते हैं -1 से लेके -2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो जाती है, माइनस के अनंत तक चली जाती हैं संख्या सारी। तो आप देखेंगे यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे 0 बचा है, यहाँ पे जो बचा हमारा, क्योंकि -1 हो गया, तो यहाँ से हमारा जो बचा है वो क्या है, 0 बचा हुआ है। तो 0 कहाँ पे आएगा हमारा, तो 0 जो है आपका, तो आप देखेंगे 0 जो है आपका वो भी धनात्मक है। और 0 अगर ऐड हो जाता है ना, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो सारी संख्याएं बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक आ जाती हैं। तो ये सारी संख्याएं जो हो गई ये क्या हो गई, इन्हें हम बोलते हैं क्या, सेट ऑफ होल नंबर। तो ये हैं कितनी हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 ऐड कर दें, प्राकृतिक संख्या जो हमारी हैं वो क्या है, 1 2 3 से स्टार्ट होकर अनंत तक चली गई। अगर उसमें हम 0 भी ऐड कर देते हैं तो वो सारी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, क्योंकि संख्या 0 लगते ही हमारी संख्या जो है वो पूर्ण हो गई हैं, इसलिए वो सारी संख्या पूर्ण है। तो पूर्ण संख्या आपसे पूछा जाएगा पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, तो 0 से लेके 1 2 3 अनंत तक चली जाएगी, वो सारी संख्या पूर्ण संख्याएं हैं। वहीं प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी हैं वो क्या है, 1 से लेकर स्टार्ट होकर अनंत तक संख्या गई, वो है प्राकृतिक संख्याएं हमारी। और पूर्णांक जो हैं, पूर्णांक को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक है पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक जो 1 2 3 4 5, और अनंत तक नेगेटिव वाले क्या हैं, माइनस से स्टार्ट होकर माइनस अनंत तक जो जा रहे हैं वो सारी संख्याएं नेगेटिव पूर्णांक है, नकारात्मक पूर्णांक है। ओके, अब यहाँ तक समझ चुके, तो यहाँ तक हम समझ चुके प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, क्लियर है हमारा, साथ साथ नोट में लिखते हुए चलें। भाई यहाँ से हम समझ चुके हैं कि पूर्ण संख्या हमारी कौन सी हैं। अच्छा, पूर्णांक को हम एक तरीके से और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो क्या है वो देखिए। तो हमने नोट आउट किया पूर्णांक इंटीजर्स हैं, दोबारा हम पार्ट में बांटते हैं, वो क्या है, एक तो है क्या, इवन नंबर, जिन्हें हम बोलते क्या, सम संख्या, सम संख्या। वहीं दूसरी तरफ क्या है हमारा, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम बोलते क्या, विषम संख्या है। अब देखिए सम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, देखिए सम संख्याएं की आप डेफिनेशन देंगे तो हम लिखेंगे नंबर इज डिविजिबल बाई 2, जो भी संख्या 2 से कट जाएगी वो सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। और 2 से कटने का नियम है कि लास्ट वाली संख्या अगर 2 से डिवाइड हो रही है, लास्ट का जो डिजिट है ना 2 से अगर डिवाइड हो रहा है तो वो सारी संख्याएं 2 से कटेंगी। तो हम अगर लिखेंगे सम संख्याएं वो क्या हो गई, तुम्हारी माइनस के अनंत से लेके डॉट 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 माइनस का 4 माइनस का 2, उसके बाद 0, उसके बाद आ गया क्या, माइनस के 2, सॉरी प्लस का 2, उसके बाद 4, और ये अनंत तक चलेगी संख्या। तो ये सारी संख्याएं जो हैं वो आपकी सारी सम संख्याएं हैं, जिन्हें हम इवन नंबर बोलते हैं। जो संख्या 2 से कट जाएगी वो सारी संख्या, जैसे मान लो 4 है, हमने 4 लिखा, इस संख्या में 2 से काटूंगा 2 दूनी 4 कट गई, तो ये संख्या क्या है, सम संख्या है। ठीक है, वैसे हमने कोई भी नंबर लिख दिया, 2 4 6 7, ये एक नंबर है,
तो मुझे पता है ये संख्या सम है, नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट है वो 7 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं है सम संख्या है। बट अगर इसकी जगह 7 की जगह पे अगर कुछ भी होता, जैसे 6 और 2, तो ये सम संख्या है, क्योंकि इसका जो 2 से ये संख्या कट रही है। तो ये हमें पता लग गया कितनी भी संख्याएं, तो ये हमने अनंत से लेकर अनंत तक चली गई, कितनी भी संख्याएं जिसका लास्ट डिजिट अगर 2 से कट रहा है तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये सारी सब 2 2 के गैप में होंगी। अच्छा, जीरो सम संख्या क्यों है? क्योंकि यहाँ से देखिए, अगर माइनस के अनंत से लेकर अगर स्टार्ट किया मैंने, माइनस के 2 आ गया, अगर मैंने जीरो नहीं लिया, क्योंकि देखेंगे कि गैप इनका क्या है, 2 4 6, तो इनका सबके बीच का गैप 2 2 गैप है। लेकिन अगर जीरो को रखेंगे नहीं तो ये गैप जाने का हो जाएगा, तो यहाँ गैप 4 का हो जाएगा, तो वो तो नहीं हो पाएगा। इसलिए एक पहला कारण हमें पता लग गया कि जीरो सम संख्या ही है। दूसरा आपको मैं और समझाऊंगा जीरो सम संख्या क्यों है, वो भी रीजन बताएंगे। उसके बाद हम देखते हैं विषम संख्याएं क्या होती हैं हमारी। तो हमारी जो विषम संख्याएं हैं जिन्हें और नंबर बोलते हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो है हमारी माइनस अनंत से लेके -5, -3, -1, और आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा क्या, +1, +3, 5, और ये अनंत तक चली गई। तो इसकी डेफिनेशन में हम एक चीज़ लिखेंगे, वो क्या है, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2। जो संख्या 2 से नहीं कटेंगी वो सारी संख्याएं विषम संख्याएं, मतलब ऑड नंबर हैं। जैसे मान लो संख्या है क्या, 1 2 3 लिखी, अब मुझे पता है ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, 2 का कटने का नियम ही है कि लास्ट का जो अंक है वो 2 से कटना चाहिए, तो ये 3 तो नहीं 2 से कटता, तो ये संख्या है विषम संख्या है। जैसे मान लो 7 हो गया, तो मुझे पता है ये 2 से नहीं कटेगी, तो ये संख्या भी क्या है, विषम संख्या है। तो ये सारी संख्या विषम संख्या हैं। और देखेंगे इनकी जो सीरीज बन रही है कि 2 2 गैप है, तो देखिए 5 से 5 में 2 का गैप है, 1 से 1 में, माइनस का 1 प्लस के 1 में जाने में 2 का गैप हो जाएगा, 1 से 3 में 2 का गैप है। तो यहाँ से पता लग गया ये भी जो नंबर हैं ये सारे क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। जो 2 से संख्या नहीं कट रही वो सारी संख्याएं विषम संख्या हैं, 2 से कट रही वो सारी संख्या क्या हैं, सम संख्या हैं। तो यहाँ तक हम चीज़ समझ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जीरो जो है वो सम संख्या में क्यों आता है। वो देखिए आप, पहले आप एक चीज़ समझें, वो क्या है, अगर इवन नंबर में अगर मैं इवन नंबर ऐड करूँगा तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें इवन ही मिलेगा। इवन मतलब है सम संख्या में अगर मैं सम संख्या ऐड करूँगा तो हमें सब संख्या मिलेगी। वहीं दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन हमसे कहती है कि अगर इवन नंबर में अगर मैंने ऑड नंबर ऐड किया, मतलब सम संख्या में अगर मैं ऑड विषम संख्या ऐड कर रहा हूँ, जोड़ने पर हमें जो संख्या मिलेगी वो के लिए क्या, ऑड, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑड नंबर। वहीं तीसरी कंडीशन जो है वो क्या है, तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि अगर ऑड नंबर में अगर मैं ऑड जोड़ूंगा या घटाऊंगा, ये तीनों हैं, जोड़ने घटाने दोनों पे हैं, ठीक है, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा इवन नंबर। इवन समझ रहे हैं, आपको इतनी दिक्कत नहीं हो रही। इवन को हम कहते हैं सम, ठीक है, सम संख्या। वहीं ऑड को क्या कहते हैं, विषम संख्या। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। तो इसको क्या कहते हैं हम, इवन को क्या, सम संख्या। ओके, अब देखिए ये बात कैसे सही है वो देखें। अगर हम देखते हैं जैसे इवन नंबर है, जैसे मैंने 4 है, 4 क्या है, इवन नंबर है, हम सीख चुके हैं अभी, क्योंकि 2 से कट रहा है तो ये 4 है। अगर दूसरा इवन नंबर मैंने ले लिया क्या, 2, अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो कितना हो गया, 6, तो ये इवन हो गया, सम ही हो गया, क्योंकि सम संख्या तो वही है जो 2 से कट रही है, वो सारी संख्या सम है। भाई अगर मैं 4 में से मान लो अगर मैं 2 घटाता, क्योंकि इवन में इवन घटाया तो क्या आ गया, तो 2 आ गया, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। ओके, लेकिन जीरो चेक कर रहे हैं, अगर हम जीरो चेक करें तो क्या है, जैसे 4 है, 4 में से अगर मैंने जीरो ऐड कर दिया तो क्या बचा, 4, तो इसका मतलब जो है ना, ये संख्या जो 4 है तो ये सम संख्या हो गई, और ये सही बात है, तो इसका मतलब जीरो जो है आपका क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। पहला प्रूफ तो ये हो गया। दूसरा अगर देखिए, दूसरा क्या किया मैंने, अगर जीरो को अगर मैं लेके चलता हूँ, जीरो मैंने मान लिया, देखिए इवन में से अगर मैं ऑड करूँगा, ऐड या प्लस या माइनस करूँगा, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। जैसे मान लो 4 है, 4 क्या है, इवन नंबर है। ओके, ऑड आपको पता है कि 3 है, 3 ऑड है,
क्योंकि विषम संख्या वो संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कट रही। तो ये कितना हो गया 7, तो 7 आ गया, ये भी विषम संख्या आ गई। वही तो कह रहा था, अगर इवन में हम ऑड ऐड करेंगे या घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, विषम संख्या मिलेगी। जैसे मान लो 4 में 7, 4 में से मैं 3 घटा दूँ तो हमारे पास क्या आया, 4 में से अगर 3 घटाने पर हमारे पास क्या है 1, ये भी क्या आ गया, विषम संख्या ही आ गई। तो हमें पता लग गया सम संख्या में अगर मैं विषम संख्या जोड़ रहे हैं तो हमें मिल के आ रही विषम संख्या मिल रही। वहीं अगर सम संख्या में विषम संख्या में घटा रहा हूँ तो अब भी हमें क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रही है। ओके, तो हम देखेंगे अगर इवन मैंने जीरो को अगर मैं इवन लेता हूँ, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, इसमें अगर मैंने 3 ऐड कर दिया तो हमें जो मिल रहा है 3 ही तो मिल रहा। तो इसका यहाँ पे हमें प्रूफ हो रहा है कि हाँ जीरो हमारी है जो क्या है, विषम संख्या ही है। ओके, सॉरी सम संख्या है जीरो। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट, तीसरा स्टेप है कि अगर ऑड में हम और जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमें सम ही मिलता है। जैसे मान लो 5 है, 5 क्या है, ऑड है। ओके, इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, 3 भी ऑड है तो क्या मिल गया, 5 3 8, तो सम हो गई, सही बात है। दूसरा अगर 5 5 में से मैं 3 घटा दूँ तो क्या मिला हमें 2, तो 2 भी क्या है, सम संख्या हो गई, तो ये भी सही है। विषम संख्या में अगर मैंने विषम संख्या जोड़ी तब हमें सम संख्या प्राप्त होती है, अगर विषम संख्या में से हम विषम संख्या घटाते हैं तब भी हमें सब संख्या प्राप्त होती है। तो ये भी चीज़ याद रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। अब देखिए अगर मैं 3 में से विषम संख्या है और मैं 3 घटा दिया तो हमें क्या मिला, जीरो। जीरो इसका मतलब है सम संख्या है, तभी ये जीरो आ रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जीरो जो हमारी है वो क्या है, हमारी सम संख्या है। तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये हमने क्या क्या सीख लिया देखें, तो हमें यहाँ से पता लग रहा है, तो हमें पूर्णांक में पता लगा क्या, पूर्णांक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्या सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो हमें पता लग गया क्या, सम संख्याएं वो सारी संख्याएं जो 2 से कट रही हैं, विषम संख्या क्या है जो 2 से नहीं कट रही। तो यहाँ से हम बढ़ चुके हैं आगे। अब देखिए यहाँ हमने पूर्णांक का एक और डिवाइड किया था, वो क्या है, धनात्मक पूर्णांक और नकारात्मक पूर्णांक। तो हमें पता लगा धनात्मक वो सारी संख्याएं हैं जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक चली गई। अगर इसमें जीरो ऐड कर रहा है तो ये संख्या पूर्ण संख्या बन रही है। ये तो चीज़ सीखी भाई हमने। वहीं नकारात्मक पूर्णांक वो हैं जो माइनस से स्टार्ट होके और माइनस अनंत तक चले गए। ओके, अब देखिए अब पूर्णांक को मैं धनात्मक पूर्णांक को मैं यहाँ से डिवाइड करूँगा। यहाँ से हम सीखेंगे धनात्मक पूर्णांक जो हमारे 1 से स्टार्ट हो गए, कहाँ तक चले गए, अनंत तक चले गए, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो वहाँ से हम सीख रहे क्या, बढ़ते हैं आगे। तो आप हेडिंग लगाएं पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं धनात्मक पूर्णांक, इसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। इंग्लिश वाले भी साथ साथ लिखते चलें और ये आप नोट करते चलें, बार बार मतलब आपको बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर साथ साथ नोट नहीं किया आप, और 1 2 बार देख लें उसके बाद। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, वो आपके क्या है, 1 2 3 और कहाँ तक, अनंत तक। ओके, अब देखिए धनात्मक पूर्णांक को मैंने यहाँ से 2 भाग में बांट रहा हूँ। तो वो क्या है, तो वो आ गया आपका आगे, एक तो क्या है आपका प्राइम नंबर, आपने काफ़ी पढ़ा होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या है। और अभी तक आपको अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या में दिक्कत आ रही थी, आज से नहीं होगी। ये आपका क्या है, कंपोजिट नंबर जिसे बोलते हैं दूसरे पार्ट, जिसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या है। ओके, अब देखिए अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो अभाज्य संख्या वो सारी संख्याएं होती हैं जिसके 2 ही गुणनखंड हों। जैसे 2 ही गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो संख्या आ गई 2 3 5 7, ये सारी संख्याएं जो हैं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। क्यों, क्योंकि इनके 2 गुणनखंड हैं।
अब देखिए दो गुणनखंड का मतलब क्या, एक तो ये संख्या खुद हो, एक तो संख्या, एक इसका गुणनखंड एक होगा और एक संख्या क्या होगी, ये खुद होगी दो। जैसे मान लो अगर मैं दो का गुणनखंड करूँ तो क्या आएगा, एक और दो आएगा। वही तीन का अगर गुणनखंड करूँ, इसके मैं चेक करूँगा तो इसका क्या है, तीन किसी से विभाज्य होगी, एक तो तीन एक से विभाज्य होगी, एक खुद तीन से होगी, तो इसके क्या होगा, दो गुणनखंड बन रहे हैं। ओके, तो इसकी अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो क्या होगा, तो वो होगी क्या, जिसके दो ही गुणनखंड हों एक तो क्या है, एक तो एक होगा, दूसरा वह खुद हो। ओके, तो ये सारी संख्या आवाज संख्या। जैसे मान लो पाँच को हम देखेंगे तो पाँच किससे कटेगा, पाँच एक तो एक से कट जाएगा, एक पाँच खुद पाँच से कटता है, तो इसके क्या हुए, दो ही गुणनखंड हुए। तो ये सारी संख्याएं आवाज संख्याएं हैं। अच्छा, आवाज संख्याएं और देखें, अगर हम देख रहे हैं आवाज संख्या को देख रहे हैं जिसमें प्राइम नंबर बोलते हैं, तो हमें पता लग रहा, तो वो कितनी है, अगर हम नोट करें तो नोट करते हैं प्राइम नंबर, साथ साथ आप भी नोट करते हुए चलें। तो प्राइम नंबर आपके कितने हुए, जैसे दो हो गया, तीन हो गया, पाँच हो गया, सात हो गया, ग्यारह हो गया, तेरह हो गया, ये सारे प्राइम नंबर हैं जिनके फैक्टर दो ही हैं। ठीक है, तेरह बाद क्या आ गया, सत्रह हो गया, उसके बाद क्या आ गया, उन्नीस, तीस, उनतीस, इकतीस, इकतीस बाद क्या आ गया, सैंतीस, सैंतीस बाद क्या आता है, इकतालीस, इकतालीस बाद तैंतालीस, उसके बाद आती सैंतालीस। जो संख्याएं सिर्फ खुद से ही कटें या एक से कटें या खुद से कटें, वो सारी संख्याएं जो है आपकी प्राइम नंबर हैं। ये संख्या किसी से कटने वाली नहीं है, ये सोचो आप। 59, 59 के बाद क्या आता है, 61, 61 के बाद क्या आता है, 67, उसके बाद आता है 71, 73, 79, उसके बाद आता है क्या, 83, 89, उसके बाद आता है क्या, 97, 101, 103। ये 100 के पार वाली भी लिखती मैंने। आप देखेंगे ये सारी आवाज़ संख्याएं हैं। अगर हम देखेंगे 100 तक कितनी आवाज़ संख्याएं आ रही, तो कितनी हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो हमसे अगर कोई पूछ ले डायरेक्ट कि एक से लेकर 100 तक कितनी आवाज़ संख्याएं हैं, तो हमें पता लग गया वो कितनी है, 25 है। ओके, और ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से शायद पेपर था, आई थिंक लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। ग्रुप सी में जो क्वेश्चन था वो यही था, आवाज संख्या से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो देखिए दूसरा क्या है, अगर मैं यहाँ से देखें एक से लेकर 50 तक कितनी आवाज संख्याएं हैं, तो हम देखेंगे वो कितनी है। तो एक से लेकर 50 तक कितनी होगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो हमें पता लग गया एक से लेकर 50 तक संख्याएं कितनी हैं। एक से लेकर 50 तक जो हैं वो कितने प्राइम फैक्टर में मिल रहे हैं, वो कितने हैं, वो आपके कितने आ गए, 15 प्राइम, 15 संख्याएं आ गई। ओके, वहीं में और देखें तो हमें पता लग गया अगर 1 से 50 तक संख्याएं 15 हैं और 1 से 100 तक 25 हैं, तो इसका मतलब क्या है, 50 से 100 तक कितनी है, तो 50 से 100 तक का है वो कितनी है, 10 संख्याएं। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, या तो याद रखें या फिर आपको ये आवाज़ संख्याएँ आती हों लिखना। और आती क्या है, आप आवाज़ संख्याएँ बहुत सारी संख्याएँ हैं जो सिर्फ खुद से कटेंगी या एक से कटेंगी। आप ये भी पूछ सकते हैं, एक से कटने की बात ही छोड़ें, आप सोचें वो संख्या सिर्फ खुद से ही कटेंगी और किसी से नहीं कटेगी। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये संख्या ऐसी किसी संख्या से नहीं कटेंगी, ये सिर्फ खुद से कटेंगी। ओके, तो आप समझ चुके हैं यहाँ तक प्राइम फैक्टर क्या हो गए। अच्छा भाई, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मतलब भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो भाज्य संख्याएँ क्या हैं, तो हम देखेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। तो हमने देखा भाज्य संख्याएँ क्या हैं, तो भाज्य संख्याएँ वो हैं हमारी जिनके कम से कम, जिसके
कम से कम 3 गुणनखंड हों। तीन गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? जैसे हमसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सॉरी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो भाज्य संख्या जो होगी सबसे छोटी हमारी वो क्या होगी, वो होगी हमारी क्या। और यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है, आप समझ सकते हैं कि आप पूछेंगे एक क्या है, तो एक जो नंबर आपका है, और कभी आपसे कोई पूछे तो एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है, ठीक है। एक ना तो हमारा भाज्य इंटीजर जहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से लेके इनफिनिटी तक, तो अभाज्य संख्या तो ये सारी हो गई, बाकी सारी भाज्य संख्या है। लेकिन एक जो है ना तो भाज्य ना अभाज्य, क्योंकि इसके एक ही गुणनखंड है एक, इसलिए ये इस कैटेगरी में भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में नहीं आता है। क्योंकि हमसे प्राइम नंबर में हम समझ चुके हैं कि अभाज्य संख्या के लिए कम से कम 2 गुणनखंड चाहिए, एक तो एक वो कोई संख्या, लेकिन एक जो है ना तो प्राइम है ना कंपोजिट नंबर है। ओके, अब देखिए भाई अगर हमसे ये पूछा जाता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए, तो वो आपकी क्या है, वो आपकी क्या आ गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आपकी क्या है, 2। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार बना है। ओके, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है। और 2 ही एक ऐसी संख्या भी अभाज्य संख्या है जो सम भी है। सम का मतलब क्या है, अब इवन नंबर भी है जो 2 से कट रही है, इसलिए 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, अकेली अभाज्य संख्या ऐसी है 2 जो सम संख्या भी है। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है, 2 है, और 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है जो इवन नंबर भी है, सम संख्या है। ओके, अब देखिए अगर हमसे पूछा जाता है यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो देखो 2 तो अभाज्य है, एक तो कुछ भी नहीं है, 3 आता, 3 क्या, 3 भी अभाज्य है, मतलब प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या आ गई, 4। अगर हम 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एक तो एक आ गया, एक 2 दूनी 4, एक 4 खुद, तो हमें पता लग गया 3 फैक्टर हो गए। तो हमें पता लग गया भाज्य संख्या का जो कंपोजिट नंबर का है वो क्या है, जिसके कम से कम 3 फैक्टर हों वो संख्या सारी भाज्य संख्याएँ हैं। 4 हो गया, 6 हो गया, 6 का भी फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 से भी कटेगी और फिर 6 हो गई, तो ये हो गया, समझे। तो ये एक से ज़्यादा फैक्टर इसके हैं, क्योंकि 6 अगर है 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, वैसे ही 4 है 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, जिसके 3 गुणनखंड से ज़्यादा होंगे वो सारी अभाज्य संख्याएँ, सॉरी सारी भाज्य संख्या होंगी, कंपोजिट नंबर होंगी। ओके, इतना आप समझ चुके। वहीं साथ साथ एक चीज़ और देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, नेक्स्ट स्टेप जो है आपका है वो आता है क्या, बढ़ेंगे ऊपर तो देखेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर तो आप सीख चुके हैं, वहीं आप सीखेंगे रिलेटिवली। कुछ भी आपको मैं छोड़ता हुआ नहीं पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो आपके सिलेबस में आपके लिए अभी तक या तो क्वेश्चन आ चुके हैं या आने की संभावना है। क्वेश्चन आपके इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। रिलेटिव प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं, बोलते हैं सापेक्षित अभाज्य संख्या। इसकी डेफिनेशन आप इतना लिख लें कि सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग SCF 1। यहाँ से एक बार ये क्वेश्चन रिलेटिव प्राइम नंबर से आया था, क्वेश्चन सीजीएल मेंस का आया था, शायद 2018 में आया था। तो देखो होता क्या, देखो अगर आप एग्जाम पैटर्न समझेंगे क्या है कि ये करते क्या है, एग्जामिनर क्या करते हैं, जैसे मान लो यूपीएसआई वाला है तो क्या करेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन उठा लेगा। ये पेपर कहीं ऐसा तो है नहीं घर से बना रहे सारे क्वेश्चन, नए नहीं बना पाते, नए 2-4 ही भले बना पाते, वरना ये इधर से उधर रिपीट ही करते रहते हैं। तो क्या करते कभी एसएससी का उठा लाए, एसएससी वाले कभी बैंक का उठा लेते हैं, ऐसे रेलवे वाले कभी एसएससी और बैंक का दोनों का उठा लेते हैं, यूपीएसआई वाले एसएससी रेलवे का इनका उठा लेंगे पेपर, तो वहाँ से रिपीट कर दिए क्वेश्चन। पुलिस वाले क्या करेंगे, पुलिस का जो पेपर होगा वो क्या करेंगे, एसएससी के भी कुछ क्वेश्चन उठा लेंगे, कुछ यूपीएसआई वाले उठा लेंगे, कुछ स्टेट एग्जाम वाले उठा लेंगे, समझे। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे पेपर बनाते हैं, तो घूम फिर के क्वेश्चन वही रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ से हम समझते हैं सापेक्षित अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, तो बहुत सारी संख्याएं हैं, सेट ऑफ 2 नंबर हैविंग SCF 0, मतलब 2 संख्याओं का समूह जिनका
जिनका एचसीएफ जो है वो एक हो। एचसीएफ मतलब आशा जो हो, जिससे हम क्या बोलते हैं, महत्तम सामर्थ्यक बोलते हैं, वो एक हो। अच्छा वो कैसी, वो सारी संख्याएं कौन सी, देखिए जैसे मान लो हमने देखा क्या, 1 और 3, अगर इनका हम एचसीएफ निकालेंगे, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा वो एचसीएफ एचसीएम एलसीएफ ही होगा, तो इनका जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, एक। एचसीएफ वो संख्या होती है जो कॉमन होती है दोनों में, तो यहाँ से अगर कॉमन है क्या है, तो एक ही कॉमन है। वैसे ही अगर 9 और 25 में अगर हम कॉमन कुछ भी देखेंगे तो क्या है, एक है। हालांकि संख्या सारी भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन इनका एचसीएफ जो होगा वो एक है, तो इसलिए जो होंगे ये रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि जिनका एचसीएफ भी आप देखें, जैसे मान लो जैसे 4 और 16 है, तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं यहाँ से देखूँ इसका एचसीएफ जो आएगा वो क्या आएगा, 4 × 4 = 16 है, 4 निकाल लिया, तो इनका एचसीएफ हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4 मिल गया। तो इसलिए ये नहीं होगी, हमें वो देखनी है जो संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता लगी, यहाँ से हमने क्या चीज़ सीख लिया, वो है सापेक्षिक अभाज्य संख्या से रिलेटिवली प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं, वो क्या है, दो संख्याओं का समूह होता है जिसका एचसीएफ जो होता है, महत्तम सामर्थ्यक होता है, वो हमेशा एक हो। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट सीखते हैं वो क्या है, नेक्स्ट एक चीज़ और आती है, वो क्या मिलती है हमें, वो मिलती है हमें को प्राइम नंबर होते हैं। और साथ साथ नोट करते हुए चलें, बार बार अगर आपको एक बार में दिक्कत आ रही है, भले यहाँ पे आप तो समझ जाएंगे, बट एक दो बार आप ना अपने नोट्स भी एक बार देख लें, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। सहअभाज्य संख्या जिन्हें बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या। ओके, तो ये को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो ये होते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर कोई भी 2 प्राइम नंबर का जो समूह होता है वो सारे को प्राइम होते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे 2 और 3, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। ओके, वहीं देखें क्या, 5 7 हो गया, तो ये भी को प्राइम नंबर है। वहीं क्या है, जैसे 7 और 11, तो ये भी क्या है, ये भी को प्राइम नंबर है। तो दो अभाज्य संख्या का जो समूह होगा वो सारे को प्राइम नंबर होंगे। अगर आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट पूछ ले कि इसमें कौन सी को प्राइम है, तो आप संख्या बता देंगे। जैसे आपको ऑप्शन मिल जाता है को प्राइम नंबर में, तो क्या है, जैसे मान लो ये सारे इसमें एक ऑप्शन आपको इन तीन तीन ये ऑप्शन दे दिए, चौथा ऑप्शन दे देता है 9 और 25, आपसे पूछता है इसमें से को प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, सहअभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, तो आप इसमें टिक मार देते, क्योंकि ये पता है ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, लेकिन को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका इसका एचसीएफ जरूर बना रहा है, लेकिन क्या है, ये सारी ये संख्याएं, तो क्या है, ये संख्याएं हैं प्राइम नंबर, सॉरी ये कंपोजिट नंबर हैं, तो इसलिए ये नहीं हो सकती हैं। तो को प्राइम नंबर में वो सारी संख्या आती हैं जो ऑलरेडी प्राइम नंबर हों, और 2 प्राइम नंबर का जो सेट होता है वो सारे को प्राइम में आ जाते हैं। एक चीज़ और आती है, वो क्या है, परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण है, मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता हूँ, वो चीज़ है क्या, आपकी ट्विन प्राइम नंबर। आप ये क्लास लेने के बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो ट्विन का मतलब समझ चुके होंगे, दो जॉइंट टाइप के, तो क्या इनकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो। तो हमने देखा क्या, अब देखिए यहाँ पे हमने प्राइम नंबर लिखे थे, तो जैसे जिनका अंतर 2, तो क्या हो गई, जैसे 5 और 7 हो गई, तो इनका अंतर प्राइम नंबर भी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और अंतर कितना है इनका, 2 है, तो 5 और 2 7, मतलब ऐसे 11 13, ऐसे ही आपकी जो आती है 17 19, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, लेकिन इनका अंतर भी कितना है, 2 है। ओके, ऐसे ही आपकी आती क्या, 41 और 43, इनका भी अंतर कितना है, 2। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, तो हमें पता लग गया ट्विन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसी अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, तो वे सारी संख्याएं क्या हैं, ट्विन प्राइम नंबर हैं। भाई हमने चीज़ सहअभाज्य संख्या कैसे की, तो दो अभाज्य संख्याएं वो सारी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ओके, जैसे मान लो अगर ये हैं, तो ये भी संख्याएं जो हैं ये भी सहअभाज्य संख्याएं हैं। ओके, ऐसे ही क्या है, यहाँ पे क्या आता है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या क्या है, इसके सापेक्षिक अभाज्य संख्या वो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका मतलब अगर हम महत्तम सामर्थ्यक लें तो 1 निकले। ओके, चीज़ें सीखते हुए जहाँ तक बढ़ेंगे, हमने यहाँ तक क्या सीख लिया, देखिए
हमने धनात्मक पूर्णांक को दो भागों में बांटा, अब दिख रहा है आपको। तो वो क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, दूसरी हैं भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं वो हैं जिसके दो ही गुणनखंड हों, एक तो एक हो, दूसरा वो खुद हो। वहीं भाज्य संख्या वो सारी संख्याएं हैं जिनके तीन या तीन से ज़्यादा, कम से कम तो तीन गुणनखंड हो ही, और ज़्यादा है तो वो सारी भाज्य संख्याएं हैं। ओके, तो हमें पता लग गया। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने जो बनाई थी संख्याएं, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो आप देख रहे होंगे, आपको दिख रही होगी कि देखो जैसे ट्विन प्राइम नंबर है तो क्या है, 5 और 2 7, इनका अंतर है 2 का, वहीं 11 2 13 का अंतर है। ओके, अगर बड़ा कर दूँ आपको नहीं दिख रहा हो, वहीं देखिए 17 और 19 का है, 2 का अंतर है। वहीं देखो 41 और 41 का 2 का अंतर है। ओके, 71 और 73 ये सारे ट्विन प्राइम नंबर हैं, इनका 2 2 का अंतर है, वो सारे ट्विन प्राइम नंबर हैं। ओके, जैसे 101 और 103 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है। अगर हमसे पूछा जाता है तीन अंकों की दो सबसे छोटी ट्विन प्राइम नंबर बताइए, तो हमें पता लगेगा 101 103 है। ओके, तो इसी के साथ आप बढ़ते हैं, सीख चुके होंगे। तो यहाँ से अभाज्य संख्या सीख ली हमने, भाज्य संख्या सीख गए हम, भाज्य संख्या कौन सी होती हैं, उसका सापेक्षित प्राइम सीख गए हम, क्या है कि जिनका HCF 1 हो तो वो भाज्य संख्या भी हो सकती है, अभाज्य संख्या का भी ग्रुप हो सकता है। वहीं को प्राइम नंबर क्या होता है, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, दो भाज्य संख्याओं का समूह जो दोनों अभाज्य संख्या हो जिसमें, वो सारी को प्राइम नंबर हैं। वहीं ट्विन प्राइम नंबर कौन सी है, ट्विन प्राइम नंबर वो सारी संख्याएं हैं जिनका अंतर, दो अभाज्य संख्याओं का अंतर अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर है। ओके, तो इसी में हम नेक्स्ट चीज़ और क्या पढ़ते हैं, एक चीज़ और बची है, वो हमारी क्या है, वो हम सीखते हैं क्या, वो हमारा आता है क्या, परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर को क्या बोलते हैं हम, भरपूर संख्या। इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे हम, देखिए साथ साथ लिखते चलें। यदि किसी संख्या के सभी किसी संख्या के सभी गुणनखंडों किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, उस संख्या को छोड़कर। जैसे क्या है, एग्जाम्पल समझिए तो आप अच्छा समझेंगे। हमने क्या परिभाषा में लिखा, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो उस संख्या को छोड़कर। जैसे मान लो संख्या ले ली हमने क्या, 6, इसके गुणनखंड कटे तो क्या है, 6 का गुणनखंड एक तो एक आ गया, 2 से भी कटेगी ये, 3 से भी कट जाएगी ये संख्या, ठीक है, और क्या आ गया, एक 6 आ गया इसका गुणनखंड। लेकिन हमसे कह रहा यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो, अगर और उस संख्या को छोड़कर, इस संख्या को मतलब 6 को छोड़कर बाकी का योग संख्या के बराबर हो, तो 3 2 5 1 6 है, इसका मतलब ये संख्या जो है वो क्या है, परफेक्ट नंबर है। ओके, भाई आप सोचेंगे 8, अब इस 8 को अगर मैं देख रहा हूँ तो 8 का फैक्टर क्या आएगा, एक आएगा, एक 2 आएगा, एक आएगा 4, एक 8 खुद। अगर मैं इनका योग निकालें तो कितना आएगा, देख इसको छोड़कर कितना आएगा, 4 2 6 1 7, तो ये 7 ही हुआ, तो ये 8 नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, तो हमें यहाँ से पता लग गया, और ये बहुत लिमिटेड संख्याएं हैं जो परफेक्ट नंबर हैं। जैसे मान लो इसकी जो नेक्स्ट संख्या है वो क्या है, 28 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो क्या, एक तो एक हो गया, एक 2 से भी कटेगी ये, उसके बाद 2 के बाद ये 4 से कटेगी, 4 से 28 होता है, फिर ये 7 से कटेगी, उसके बाद ये 14 से भी कटेगी, 14 दूनी 28 होता है, उसके बाद ये 28 इसका खुद फैक्टर आ गया। तो इसके छोड़ के अगर मैं इसका योग करेंगे तो क्या आएगा, 14 7 कितना हो गया, 21, 21 4 हो गया 25, 25 और 3 कितने हो गया, 28, तो ये 28 आ रहा है इनका योग। तो संख्या को छोड़कर अगर बाकी संख्या के फैक्टरों का योग जो गुणनखंडों का योग है वो अगर 28 उस संख्या के बराबर आता है तो वो सारी संख्या भरपूर संख्या मतलब परफेक्ट नंबर है।
ओके। तो आप अगर कुछ परफेक्ट नंबर, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है, जैसे क्वेश्चन पता है क्या कैसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा वो, आपसे कहेगा, ऑप्शन दे देगा 6, 8, 12 और 16, आपसे पूछेगा इसमें परफेक्ट नंबर कौन सा है, और आप भाग के ना परफेक्ट नंबर देखते ही अब इसको परफेक्ट उसका समझ के 16 मार देंगे, जबकि ये नहीं है। इसका जो संख्या है, आपका आंसर क्या है, वो क्या है 6, ये आपका राइट आंसर है। समझ गए? तो आप परफेक्ट नंबर समझ चुके हैं क्या है। परफेक्ट नंबर की क्या डेफिनेशन हमने सीखी, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो उस संख्या को छोड़कर। तो इतनी कौन कौन सी संख्या हैं, कितनी संख्या है वो आप याद रखें। एक तो आपकी कितनी हो गई, एक तो होगी 6, दूसरा हो गया 28, उसके बाद तीसरी आपकी क्या हो गई 496, और आपकी चौथी संख्या होगी वो काफ़ी बड़ी हो गई, वो कितनी हो गई 8128। ओके, तो यहाँ तक सीख चुके हैं हम। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा वो क्या है, क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ नंबर, जिसमें हमने स्टार्ट कहाँ से किया, जिसमें हम देखेंगे। एक बार हम क्लास बाइंड करता हूँ इसी के साथ। तो हमने जो स्टार्ट किया वो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, दिख रही है आपको। तो हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वो क्या है, रियल नंबर भाज्य नंबर, एक इमेजिनरी काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या मतलब भैया कल्पना में कुछ है, कोई संख्या तो हमें नहीं पता वो कौन सी है, तो वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, तो हमने वो निकाला। यहाँ से हम आगे बढ़े तो हमने देखी क्या, भाज्य संख्या को, रियल नंबर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वो क्या है, एक तो है डेसिमल, एक तो हमारा क्या निकला डेसिमल, दूसरे हमारे क्या थे इंटीजर्स, एक दशमलव, एक है पूर्णांक संख्या है। तो हमने देखा क्या, दशमलव संख्या सबसे पहले पढ़ी, तो हमने क्या देखा, शांत दशमलव। शांत दशमलव वो संख्या जो शांत हो जाती हैं, जो रिपीट नहीं कर रही हैं और ना ही आगे बढ़ती जा रही हैं। तो हमें पता लग गया उसी पी वाई को में लिख सकते हैं। तो शांत दशमलव भी जो सारी संख्याएं हैं जिन्हें हम पी वाई क्यू में लिख सकते हैं, वो सारी संख्या क्या है, परमेय संख्याएं हैं। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि जैसे पाई अपरमेय संख्या है और 62 परमेय संख्या है, तो पाई 62 इसलिए परमेय संख्या है क्योंकि उसको हम भिन्न में लिख सकते हैं, ठीक है, उसे हमने फ्रैक्शन में लिख लिया इसलिए है। और 22/7 इसलिए है क्योंकि पाई की, आप कहेंगे पाई की मान ही 22/7 है, तो ऐसा क्यों होता है, पाई का 22/7 मान नहीं है, पहली बात ये समझे, वो हमने अप्रॉक्स में मान लिया 22/7। हालांकि पाई का जो मान है वो तो रिपीट होता ही चला, मतलब वो रिपीट ही नहीं होता, वो आगे बढ़ता ही चला जाता है, 2, 3, 4 ऐसी पॉइंट तो लाखों संख्या चली जाती है, तो उसे तो हम पी वाई को लिख नहीं सकते। तो हमने 22/7 है अप्रॉक्स मान के चले, क्योंकि 22/7 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7-8 अंक के बाद वो रिपीट होने लगेगा। अब भाई हमने देखो दूसरी तरफ सीखा क्या, आसान दशमलव जो है हमारे नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, उसको मैंने 2 पार्ट में बांटा। तो क्या बांटा, आसान दशमलव में एक तो आए, लेकिन आसान दशमलव है नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, मतलब रिपीटिंग कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हमें पता लगा रिपीट कर रहा है, तो उससे तो हम पी वाई क्यू में लिख लेते हैं रिपीट वाला बाहर लगा के। तो हमने देखा 0.77 रिपीट हो रहा है, तो हमने पता लगाया कि यहाँ से 0.7 को हमने बाहर लगाया, 7/9 लिख सकते हैं। भाई ये 0.232323 रिपीट हो रहा, तो हमने इस पर भी लिखा कि इसे हम 23/29, क्योंकि 2 पे बार लगा तो इसका मतलब 2 9 नीचे आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में प्रीवियस ईयर में देखा भी गया यूपीएसआई के में, ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़े तो मुझे एक तीसरी संख्या जो मिली वो क्या मिली, 0.1233। तो यहाँ से हमने पता लगा, इसको भी मैं डिनोट कर लेते हैं, तो हम इसको भी लिख सकते हैं पी वाई क्यू में। तो हमें पता लग गया जो आसान दशमलव हैं लेकिन रिपीटिंग हैं, तो वो भी सारी संख्या परमेय संख्या हैं, क्योंकि उन्हें भी हम पी वाई क्यू में लिख लेते हैं, ठीक है। बाकी अपरमेय संख्या कौन सी है, रेशनल नंबर कौन से हैं, तो हमने वो देखे यहाँ से, तो हमें पता लगा आसान दशमलव हैं लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉट रिकरिंग भी है और रिपीट भी नहीं कर रहे। तो ये सारी संख्या देखो, क्योंकि ये 0.123 और ये पता नहीं दशमलव कहाँ तक चला जा रहा है, तो हमें पता लगे ये सारी अपरमेय संख्याएं हैं। जैसे पाई हुआ, पाई की भी वैल्यू क्या है, पाई की जो वैल्यू होती है हमने क्या मानते हैं 3.14 करके है ना। तो हमने देखा 3.14, और ये ऐसी डॉट 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 बहुत आगे तक चली जाती है, लाखों संख्याएं हैं, तो ये रिपीट होती नहीं। ऐसी 0.2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये भी नहीं रिपीट होती है और ना ही कहीं शांत होती है। तो ये सारी संख्याएं, ये सारी अपरमेय संख्याएं, क्योंकि इन्हें हम पी वाई क्यू में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितना है संख्या, कितने अंक बाद ये रुकेंगे। ओके, तो ये सारी संख्याएं जो हैं ये सारी अपरमेय संख्याएं जिन्हें हम रिलेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ से हमें रेशनल नंबर और रिलेशन नंबर, परमेय संख्या अपरमेय संख्या समझ आ गई कौन सी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़े हमने तो क्या पढ़ा, तो हमने देखा ए और बी के बीच कितनी परमेय संख्या होंगी, तो हमें फॉर्मूला मिला वो क्या है, ए के प्लस बी अपॉन के प्लस 1। तो यहाँ से हमें मिल गया ये, जैसे के बराबर हमने 1 2 3 डॉट 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 कुछ भी लिखने पर, तो हमें पता लगा के बराबर 1 लिखा तो क्या ए प्लस बी अपॉन 2 आ गया।
और 2 लिखा तो क्या आ गया 2a+b/3। ऐसे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें पता लगा ए और बी के बीच अगर हमें अपर में संख्या ज्ञात करनी हो तो कितनी होंगी, तो हमने देखा क्या रूट ए बी होंगी या क्यू 3 रूट ए बी होगी। ओके, उसके बाद हमने पता लगा, हमें क्वेश्चन जैसे मिला हमें क्या 2 और 3 के बीच रेशनल नंबर कितने हैं, तो हमने यहाँ से सॉल्व आउट कर लिया कि 2 और 3 ए बी को मान लिया तो रूट 6 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमने क्या सीखा पूर्णांक, क्योंकि हमें दो रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो रेशनल नंबर एक तो डेसिमल नंबर, एक इंटीजर। तो हमने देखा इंटीजर में क्या आती है धनात्मक पूर्णांक, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। और दूसरे हैं नकारात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक वो सारे हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक गए। वहीं नकारात्मक पूर्णांक वो हैं जो -1 से स्टार्ट होकर माइनस के अनंत तक चले गए। वहीं जीरो, तो हमें पता लगे जीरो को अगर हमने लिया तो हमें पता लगे जीरो को अगर, तो धनात्मक पूर्णांक जो सारे हैं वो क्या हैं, वो सारे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। भाई अगर इसमें मैं जीरो ऐड कर दे रहा हूँ तो हमें क्या मिल जा रहा है, हमें मिल जा रही पूर्ण संख्या, क्योंकि जीरो लगते ही एक दो संख्या प्राकृतिक संख्या में जीरो लगते ही वो संख्या बन गई पूर्ण संख्या, क्योंकि संख्या हमारी पूर्ण हो गई, क्योंकि जीरो की कमी खल रही थी, तो वो सारी संख्या हमारी हो गई पूर्ण संख्या। तो हमें पता लगे यहाँ से प्राकृतिक संख्या में पता लगे प्राकृतिक संख्या वो हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्या वो हैं जिसमें 0 से लेकर स्टार्ट होकर 0 1 2 3 होकर और इन्फिनेटिव तक चली जाती हैं। अब देखें उसके बाद आगे बढ़े हम, तो हमने देखा क्या इंटीजर को मैंने 2 पार्ट में फिर डिवाइड किया अलग तरीके से। वो क्या है, वो जो मैंने इंटीजर्स को किया पूर्णांक को, तो हमें पता लग गया सम संख्याएं और हमें विषम संख्याएं यहाँ से मिली। तो हमें पता है सम संख्याएं वो सारी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएँ, और विषम संख्याएं वो हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ से हमें पता लग गया जीरो भी हमारी सम संख्या है, तो हमने जीरो को भी सम संख्या में ऐड कर लिया। इसके बाद आगे बढ़े, उसके बाद धनात्मक, जहाँ हमने अभी सीखा था धनात्मक इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, वहाँ पे हमने धनात्मक पूर्णांक को लिया। तो हमने देखा क्या धनात्मक पूर्णांक में हमें जो 1 से लेके अनंत तक हैं उसमें हमने देखा क्या अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। तो हमें पता लगे अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है, जिसके 2 ही गुणनखंड हों, एक हो दूसरा हो खुद 2 संख्या, तो हमें पता लगा वो सारी अभाज्य संख्याएं हैं। वहीं कंपोजिट नंबर में हमने सीखा क्या भाज्य संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो। जैसे पहली संख्या में जो मिली सबसे छोटी कंपोजिट संख्या जो हमें मिली भाज्य संख्या मिली वो कितनी है 4। वहीं हमसे अगर पूछा जाता कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो आपकी क्या है 2। और एक ऐसी संख्या है, एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य, क्योंकि इसका एक ही फैक्टर होता है, हमें कम से कम अभाज्य संख्या के लिए मुझे 2 फैक्टर चाहिए। ओके, तो वो मिला हमें। उसके बाद हमने देखा क्या और 2 ऐसी एक अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है, इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने क्या पढ़ा, हमें यहाँ से पता लगा हमने पढ़ा जो सापेक्षित अभाज्य संख्या रिलेटिवली प्राइम नंबर। तो हमें पता लग गया रिलेटिवली प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर हैविंग HCF 1, जिनका HCF 1 हो। तो वो संख्याएं प्राइम नंबर भी हो सकते हैं और कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इनका शर्त एक है कि उनका HCF है जो महत्तम सामर्थ्य वो 1 होना चाहिए। तो 1 3 9 25, हालांकि 9 25 में देखो अगर हम चेक करेंगे तो जो HCF मिलेगा वो तो हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि 9 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कटने वाला कुछ भी नहीं है। वहीं 1 3 में भी नहीं है। ओके, उसके बाद आगे बढ़े तो हमने देखा क्या को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर क्या है, सहभाज्य संख्या जिन्हें बोलते हैं। तो 2 अभाज्य संख्या को समूह जो होगा वो सारे को प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो 2 3 हो गया, 5 7 हो गया। अगर मैं आगे और देखें तो जैसे 11 13 हो गया, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 41 43 हो गया। ओके, तो वही देखा। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, वो पढ़ा ट्विन प्राइम नंबर। तो अब इसकी डेफिनेशन में क्या है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके अंतर 2 हो। तो ऐसी अभाज्य संख्या हमें देखनी है जिनका अंतर 2, तो हमें पता लगा 5 7 11 13। तो इन सब में जो अंतर आ रहा है इनका क्या है 2 2 अंतर आ रहा है, 17 19 हो गया, 41 43 हो गया। उसके बाद लास्ट जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर जो परिपूर्ण संख्या होती है वो क्या है, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो उस संख्या को छोड़कर। तो हमें पता लगा परफेक्ट नंबर वो सारी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो बस उस संख्या को छोड़कर। तो हमें ये संख्या मिली, तो हमें परिपूर्ण संख्या 4 संख्या जो हमें मिली, यहीं तक याद रखना चाहिए हमें। तो वो हमें क्या क्या मिली, एक तो 6 मिल गई, दूसरी 28 मिली, तीसरी 496 मिली, चौथी में मिली वो कितनी 41 और 28, और एक है वो काफ़ी बड़ी है। तो इसी के साथ ये क्लास हम यहाँ से ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ समझ चुके होंगे, जिसमें आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सीख लिए, सम संख्याएं सीख ली, विषम संख्याएं सीख ली, इवन और नंबर हमने सीख लिए, प्राइम नंबर सीख ली, कंपोजिट नंबर सीख लिए, हमने भाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं सीख ली, रियल नंबर क्या होते वो हमने सीख लिए, हमने पूर्ण संख्याएं सीख ली, परफेक्ट नंबर हमने सीख लिए, पर पूर्ण संख्याएं सीख ली हमने, नेचुरल नंबर सीख लिए हमने, और उसके बाद हमने
ये सारी चीज़ सीखते हुए आगे बढ़े। और इसी के साथ ही क्लास आपकी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी सबसे पहले वीडियो पहुँच सके। और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।